देखिए, हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में किस तरीके से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है, किस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने में जो क्राइसिस होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश जो क्रिएशन होता है वो 1971 में होता है। उससे पहले ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ये 71 से पहले का मैप है ये। इसमें ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। 71 में ये ईस्ट पाकिस्तान, ये ये जो बांग्लादेश के रूप में सामने आया, नए देश के रूप में। और पाकिस्तान से इसका ब्रोकअप होता है। तो देख लेते हैं वो सारा प्रोसेस क्या था और डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट में क्या प्रॉब्लम थी। तो 1947 के बाद से ही जो वेस्ट पाकिस्तान का जो डोमिनेशन था वो ईस्ट पाकिस्तान पर रहा। लगातार जो उनका जो बंगाली कल्चर था और जो उर्दू जो लैंग्वेज, बंगाली जो लैंग्वेज थी, उसको शुरू से ही दबाया जाता रहा। उर्दू वहाँ पर थोपी गई। इस्लामिक जो कल्चर था और बंगाली कल्चर को हमेशा जो है दबाया जाता रहा। इसके लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, स्टार्टिंग से ही। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिक्स में जो इनको पूरी तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इनको लगातार इनको दबाया जाता रहा। तो इस सब के खिलाफ इन्होंने जो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इन्होंने इसके लिए मूवमेंट्स चलाने शुरू कर दिए थे। और होता ये है, 1970 में क्या जो इलेक्शन होता है उसमें शेख मुजीब उर रहमान जो है, जो आवामी लीग के थे, ये सभी सीट जो है, जो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसकी सभी सीटें जीत जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान की। और इसके अलावा जो प्रपोज जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, उसकी भी ये उसमें भी ये मेजॉरिटी में होते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को ये जो बात थी कि बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान है उसका कोई लीडर पावर में आए, ये उनको मंजूर नहीं था। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका ही सेशन बुलाने से, उसको ही जो है मीटिंग बुलाने से जो है तो मना कर दिया जाता है, ठीक है। और इस इलेक्शन को नहीं माना जाता वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। तो ये क्राइसिस बनता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि उस टाइम पर वहाँ पर एक मिलिट्री रूल था वेस्ट पाकिस्तान में, और जनरल याहिया खान थे वहाँ पर। तो जो ये जीत कर आते हैं मुजीबुर रहमान, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके अलावा जो है अ, हज़ारों की संख्या में जो है पाकिस्तान की जो आर्मी होती है उसके द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। और जो आंदोलन वहाँ पर खड़ा होता है उसको ज़बरदस्ती दबाया जाता है, ठीक है। इसका जो परिणाम था ये हुआ कि लाखों की संख्या में जो ये क्राइसिस बना, इससे लाखों की संख्या में जो रिफ्यूजी थे वो ईस्ट पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। एक बड़ी संख्या में जो है माइग्रेशन होता है। तो भारत तो इंडिया के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ये। तो उसके बाद इंडिया का भी इसमें इंटरफेयर करता है, और इसमें फाइनेंशियली जो है और मिलिट्री दोनों ही तरीके से ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया। इससे पाकिस्तान को बुरा लगता है। पाकिस्तान को लगता है कि उसके इंटरनल मामले में ये इंटरफेयर है, भारत जो इंटरफेयर कर रहा है उसके, ठीक है। तो यही फिर कारण बनते हैं जो 1971 का जो वॉर होता है, ठीक है। ये इसका परिणाम फिर ये होता है कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के रूप में सामने आता है। और फाइनली इसमें जो अ, भारत पूरी तरीके से जीतता है। सिर्फ 13 दिन ये युद्ध चला था इंडिया पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री होती है वो सरेंडर करती है, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आता है, ठीक है। तो ये मैप है, ये हम देख सकते हैं इसमें। ये जो मिलिट्री ऑरेंज वाली है, ये इंडिया की फोर्स है ये।
और ये ग्रीन वाली जो है ये पाकिस्तान की है, जो वेस्ट पाकिस्तान था। और ये येलो वाली जो है ये मुक्ति वाहिनी, जो मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में जो बांग्लादेश की जो फोर्स थी, ये मुक्ति वाहिनी वो है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर है, ये ईस्ट पाकिस्तान का हुआ करता था, बांग्लादेश का है। तो ये इंडिया जो है इसमें एंटर कर रहा है ये इस तरीके से, और बहुत तेज़ी के साथ में इंडिया इसमें आगे बढ़ता है। और ज़्यादा दिन ये नहीं चलता है वॉर, सिर्फ 13 दिन के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ होते हैं जनरल नियाजी सरेंडर कर देते हैं, सीज़ फायर के लिए अपील करते हैं। ठीक है। उसकी पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो घुटने टेक देती हैं, और इसी के साथ सीज़ फायर साइन होता है। ये जनरल नियाजी हैं, ठीक है, साइन करते हुए 16 दिसंबर 1971 1971 में ये ढाका में सीज़ फायर साइन हुआ। ठीक है। और इसी के साथ बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए बांग्लादेश एक सेकुलर इन्होंने अपने आप को बनाया, डेमोक्रेटिक बनाया, सोशलिज्म, ये सारे वैल्यूज इन्होंने रखते हैं कि हम बांग्लादेश जो है इन सारे वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत लंबे टाइम नहीं चल पाती, बहुत थोड़े से ही शॉर्ट टाइम में। जो मुजीबुर रहमान पहले जो जीते थे, ये शेख मुजीब जो थे, ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था उसको एबोलिश करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब ये तानाशाही वाला रूप ले लेते हैं। ठीक है। और सारी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन सबको एबोलिश कर देते हैं, उन सबको ख़त्म कर देते हैं कि सिर्फ उन्हीं की ही पार्टी रहेगी, आवामी लीग। ठीक है। बाकी सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डोमिनेंट हो जाते हैं वहाँ पर। और हम देख रहे हैं अब फिर इसी के साथ शुरुआत हो जाती है कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है वो एबोलिश हो जाती है, और मिलिट्री अपने हाथों में जो है पावर ले लेती है। ठीक है। शेख मुजीब का जो है एक ये मिलिट्री के द्वारा उनकी जो है शेख मुजीब की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। उनका असैसिनेट कर दिया जाता है। और जो ये जिया उर रहमान है, ठीक है, ये अपने हाथों में पावर ले लेते हैं। ठीक है। अगस्त 1975 में शेख मुजीब जो थे उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से मिलिट्री रूल यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद फिर जनरल जियाउर रहमान एक अपनी जो मिलिट्री रूलर थे, इन्होंने एक पार्टी बनाते हैं, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और अपने आप को जो है एक इलेक्शन कराते हैं 1971 में 79 में। और एक अपने आप को जो है उसमें वो जीत जाते हैं वो इलेक्शन। तो एक डमी इलेक्शन ही हुआ होता है। ठीक है। तो इसमें किस तरीके से ये इलेक्शन क्या सही मायने में हुआ होगा, ये ठीक से इलेक्शन क्या एक डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ होगा, तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये एक नाम मात्र का दिखावा मात्र था ये। तो इसके बाद फिर से मिलिट्री कॉप होता है और जनरल जियाउर रहमान को भी मार दिया जाता है। ठीक है। और मिलिट्री टेक ओवर फिर से होता है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद की लीडरशिप में। ठीक है। जनरल जियाउर रहमान की हत्या करके अब ये नए लीडर ही आ जाते हैं, ये भी मिलिट्री कॉप होता है। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से डेमोक्रेसी बांग्लादेश में सफ़र कर रही थी, और मिलिट्री रूल यहाँ पर लगातार देखने को मिल जाता है। एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं रूलर्स की, और मिलिट्री अपने हाथों में जो पावर ले रही है। और लेकिन इरशाद भी जो है बाद में अपने आप को एक जो प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट करा लेते हैं। ठीक है। इलेक्शन कराते हैं और 5 साल के लिए प्रेसिडेंट के पोस्ट पर अपने आप को अपॉइंट करते हैं। और लेकिन यहाँ भी मास पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं इनके खिलाफ, आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तानाशाही के खिलाफ। और इनको हार कर फिर 1990 में इनको
रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। और फाइनली 91 में इलेक्शन कराने होते पड़ते हैं इनको। और उसके बाद से डेमोक्रेसी यहाँ पर मल्टी पार्टी से इलेक्शन जो है वर्किंग में है, काम करता रहा, लेकिन क्राइसिस बने हुए हैं उसके बाद भी, हम देखेंगे आगे। तो वहाँ पर मेजरली दो ही पार्टी हैं, अवामी लीग और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। 91 के बाद से यही दोनों पार्टियां मेजरली पावर में रही हैं। और ये दोनों जो हैं ये बीएनपी पार्टी से हैं, ये खालिदा जिया, और शेख हसीना जो हैं ये अवामी लीग से हैं। ये मोस्टली जो टाइम रही हैं, सबसे लॉन्ग टाइम जो है शेख हसीना एज ए प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ये पावर में रही हैं। काफ़ी प्रभावशाली महिला के रूप में, एक डोमिनेंट वीमेंस के रूप में ये मानी जाती हैं। तो देखिए बीएनपी जो खालिदा जिया की जो पार्टी है, 2001 से लेकर 6 तक वो जो पावर में रही, तो इनका जो पीरियड था ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहा। ये काफ़ी जो है करप्ट रहे, खुलेआम करप्शन इनके टाइम में हुआ। एक एनजीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नाम से, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें बांग्लादेश को उसने मोस्ट करप्ट कंट्री के रूप में घोषित किया है 2001 से 2006 के बीच में। इसके अलावा वहाँ पर माइनॉरिटीज़, जिसमें मेनली हिंदू कम्युनिटी है, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा वायलेशन के केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा अपोजिशन पर भी अटैक होते रहे हैं। जो 2 सीनियर लीडर्स थे अवामी लीग के, उनका असैसिनेट होता है। और अवामी लीग पार्टी की मीटिंग पर ग्रेनेड से हमला बोला गया, जिसमें 24 लोग मारे गए, ठीक है, 24 लोग जिसमें मारे गए, और करीब 300 लोग जो है इंजर्ड हुए। तो और इसके अलावा जो फ़िलहाल जो पीएम है वहाँ पर अभी इस टाइम प्रेजेंट में, शेख हसीना, वो भी इस हमले में जो है बाल बची थी, वो भी। इसके अलावा इस मामले में जिया, जो खालिदा जिया हैं, उन पर और उनके बेटे पर करप्शन चार्जेस लगे हैं, उनको दोषी पाया गया है। तो इस तरीके से बड़ा एक जो क्राइसिस की स्थितियाँ वहाँ पर एक लंबे टाइम तक बनी रही है बांग्लादेश में। तो देखिए बीएनपी के मिसरूल की वजह से फिर से मिलिट्री बैकअप होता है, और केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में मिलिट्री फिर से पावर अपने हाथों में ले लेती है 2007 में। और इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होते हैं 2008 में, और इसमें जो अपोजिशन पार्टी थी, बीएनपी की जो अपोजिशन पार्टी थी अवामी लीग, उसको ज़बरदस्त जीत इसमें हासिल होती है। और इसके बाद बीएनपी जो है वो डाउन होती चली गई है इसके बाद यहाँ पर, और अभी तक बीएनपी इसके बाद पावर में नहीं आई है। इसके बाद जब से अवामी लीग भी पावर में आई है, वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स के रूप में अब सामने आई है। और बांग्लादेश की रेपुटेशन बहुत ख़राब रही है इस मामले में, ठीक है, कि रूलिंग पार्टी का व्यवहार जो है वो अपोजिशन के प्रति हमेशा से ही सख्त रहा है, चाहे वो बीएनपी के टाइम में अवामी लीग के लिए हो, या फिर अवामी लीग के टाइम में बीएनपी के लिए हो। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी का एक दूसरे के प्रति जो रुख है, जो व्यवहार है, वो बहुत ही अपोजिट रहा है। इसके अलावा एएल हो या फिर बीएनपी हो, दोनों ही ये चीज़ करती आ रही है कि जिससे जो मेच्योर डेमोक्रेसी का जो सिंबल है वो हम नहीं मान सकते कि बांग्लादेश में है या सक्सेस हो पा रहा है। तो देखिए जब इलेक्शन होने वाले थे 2013 में, तो इससे पहले ही जो अवामी लीग जो पावर में थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करती है, जिसके द्वारा जो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न था
जैसे कि 2007 में हमने बात की कि अगर एक प्रोविज़न ये था केयरटेकर गवर्नमेंट का कि अगर जो चुनी हुई सरकार है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई वो काम ठीक से नहीं कर रही है, करप्शन में लिप्त है या कोई भी अगर ऐसा इश्यू है कि वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो मिलिट्री इस प्रोविज़न के तहत अपने हाथों में पावर ले लेती थी। 2007 में भी उसने ऐसा ही किया। बीएनपी जब काफ़ी करप्शन में डूबी हुई थी, काम ठीक से नहीं कर रही थी, ये सारी चीज़ें उठ रही थी, देश में काफ़ी माहौल जो है जो टेंशन में था, तो मिलिट्री ने अपने हाथों में जो है पावर ले ली थी 2007 में। तो अब अवामी लीग को भी लग रहा था क्योंकि उसके टाइम पीरियड में भी कुछ करप्शन हुए थे, तो उसको लग रहा था कि कहीं मिलिट्री फिर से पावर अपने हाथों में ना ले ले। तो इसके लिए वो पहले ही इलेक्शन से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देती है, अमेंडमेंट कर देती है और इस प्रोविज़न को ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो इसके खिलाफ बीएनपी पार्टी इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि ये जो पार्टी ये जो किया गया था चेंज, ये जो अमेंडमेंट किया गया था, उसको उससे नाराज़ होती है और इसको एक क्रिटिकल मुद्दा बना देती है। ठीक है, और कहती है कि जब तक ये अमेंडमेंट ख़त्म नहीं किया जाता या पुराना प्रावधान जो केयर टेकर वाला जो प्रोविज़न था वो वापस नहीं लाया जाता, तब तक वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेगी। ठीक है, और इस तरीके से बीएनपी जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, और ये प्रोटेस्ट जो है काफ़ी वायलेंट हो जाता है, और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, बहुत से लोग मारे जाते हैं, और वो कहती है कि वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेगी, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी जब तक ये प्रोविज़न नहीं लाया जाता है। लेकिन 2014 में इलेक्शन होते हैं, और इस वायलेशन से जो बीएनपी जो पार्टी थी, इसकी जो छवि थी और ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, और वो जो इलेक्शन होता है 2014 के, इसमें पार्ट नहीं लेती, कोई इसमें हिस्सा नहीं लेती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कि बीएनपी पार्टी वापस सत्ता में आ सकती है, लेकिन क्योंकि जो है आवामी लीग भी काफ़ी ऐसे केसों में रही थी जिसमें करप्शन के मामले सामने आए थे, तो ये लग रहा था कि बीएनपी पार्टी फिर से वापस आ सकती है। लेकिन बीएनपी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट में लोग जब मारे जाते हैं तो उसकी भी छवि ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो फाइनली इसमें यही होता है कि अनपोज होता है इलेक्शन, ये आवामी लीग ही इसमें जो पार्टिसिपेट करती है, तो ये इलेक्शन उसी के फेवर में जाना ही था। बीएनपी इसमें क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करती इस इलेक्शन में, अपने कैंडिडेट ही नहीं खड़ी करती है, तो सीधे सीधे इसमें आवामी लीग के ही जीतने थे। हालांकि बाद में बीएनपी मना कर देती है इस इलेक्शन को कि हम मानते ही नहीं हैं, लेकिन चूँकि टेक्निकली तो आवामी लीग ही जीत में ही होती है वो, क्योंकि टेक्निकली तो हम उसको गलत नहीं कह सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्राइसिस रहा था। तो देखिए, इसके बाद जो खालिदा जिया थी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो पहले रही थी यहाँ पर 2001 से लेकर 6 तक, इनको अरेस्ट किया जाता है। 5 साल की इनको सज़ा सुनाई गई, क्योंकि जो है करप्शन के मामले में, और जो वायलेशन के जो केसेस थे उनके मामले में इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, इनके बेटे के ऊपर चार्जेस लगते हैं। और बीएनपी का ये कहना है कि जो आवामी लीग है वो काफ़ी टाइम से कहती भी आ रही थी कि एक ना एक दिन उनको वो जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके से एलिगेशन लगाती हैं आवामी लीग पार्टी पर, और ये कहती हैं, इनका ये कहना है कि जो ये सारा जो खेल है, ये जो सारा एक अलायंस बनाया हुआ है रूलिंग पार्टी का और जुडिशरी का, और इन्होंने मिलकर ये इस काम को अंजाम दिया है, इनके ऊपर ये इस तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं वहाँ पर, जैसे कि हमने पाकिस्तान में भी देखा और बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर 2018 में फिर से जो इलेक्शन होते हैं,
उसमें शेख हसीना एक अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ फिर से पावर में आती हैं, लेकिन इनके ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं कि अपोजिशन ये एलिगेशन लगाता है कि इन्होंने धांधली की है इलेक्शंस में। और तो इस तरीके से इन्होंने 2018 में चौथा चुनाव, और ये लगातार इनका तीसरा जो है जीत थी इनकी, तीसरा चुनाव इन्होंने जीता। 2008 में जीत कर आई थी, 2013 में फिर जीती, फिर 2018 में फिर से जीती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पीरियड इनका कंटिन्यूस वाला है। और 300 सीटों में से इन्होंने 288 सीटें इन्होंने जीती। और जो अपोजिशन जो लीडर हैं कमल हसन, उन्होंने इसको फर्जी तरीके से जीतना इन्होंने बताया कि फर्जी तरीके से इलेक्शन इन्होंने जीता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट वॉच जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट के लिए काम करता है, उसने भी ये कहा है कि जो ये गवर्नमेंट जो जीत कर आई है इसने अपोजिशन को डराने का इन्होंने एक माहौल इन्होंने बनाया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली हैं बांग्लादेश में। जो डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें रही, मिलिट्री रूल एक लंबे टाइम तक रहता है वहाँ पर, लेकिन हम 91 के बाद से हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है। डेमोक्रेसी 2007 की अगर हम बात छोड़ दें तो डेमोक्रेसी वहाँ पर रही है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट एक होना चाहिए वो बांग्लादेश में देखने को नहीं मिला है। जो भी पार्टी पावर में रही वो अपोजिशन के खिलाफ किस तरीके से वायलेशन वहाँ पर हुए, किस तरीके से उन पर अटैक होते रहे, करप्शन के मामले में टॉप पोजीशन में है ये इंटरनेशनली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। और तो हम कह सकते हैं साउथ एशिया में ये कंट्रियाँ हैं जो जिनमें सही मायने में डेमोक्रेसी काम नहीं कर पा रही है।